इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हर वायरस इंसान के सिक्योरिटी कवर को भेदने की कोशिश में नए नए रूप बदलता रहता है। भारत में कोरोना वायरस के एक नए स्ट्रेन का सामने आने का दावा किया जा रहा है। इस बार यह स्ट्रेन उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में मिला है, जहां की अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इस वायरस ने कई लोगों को अपना शिकार बनाया है। क्या यह वाकई कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन है या फिर मौत की कोई और वजह है? पूरी खबर समझने के लिए हमारी यह स्पेशल रिपोर्ट देखिए। 22 दिन के अंदर 15 प्रोफेसर्स की मौत। क्या यह मौत एएमयू स्ट्रेन की वजह से हुई है? उत्तर भारत में एक नया वायरस पैदा हो चुका है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने अपने कई नामी प्रोफेसर खो दिए हैं और इन मौतों के पीछे वायरस को एएमयू स्ट्रेन का नाम दिया जा रहा है। पिछले 24 घंटों में वायरस के नए वेरिएंट ने आईसीएमआर से लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय तक में बहुत बेचैनी पैदा कर दी है। अगर एएमयू स्ट्रेन वाकई में कोई नया वायरस है तो यह भारत में अभी तक मिले डबल म्यूटेंट बंगाल स्ट्रेन आंध्र वेरिएंट से भी खतरनाक वायरस हो सकता है और इसे लेकर अभी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में बहुत दहशत है। 22 दिन के अंदर एएमयू के 15 प्रोफेसर्स की मौत हो चुकी है। इस बार जो ये वायरस है, इसकी जो विरुलेंस है या इसकी जो थोड़ी सी इन्फेक्शन करने की और बीमारी को बढ़ाने की जो क्षमता है वो ज़्यादा है। तो इसी वजह से ये जो इन्फेक्शन है जल्दी से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। जैसे पिछले साल इसकी विरुलेंस इतनी ज़्यादा नहीं थी, इस बार ज़्यादा है, इसलिए इसमें डेथ जो है वो डेथ और इन्फेक्टिविटी दोनों ही ज़्यादा हो रही है। इसी के बाद वीसी तारिक मंसूर ने आशंका जताई कि अलीगढ़ में कोरोना के नए वेरिएंट की एंट्री हो गई है और अब एएमयू ने इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग करने की मांग की है। कोरोना के कई प्रकार सिर्फ हमारे देश में ही सामने आ चुके हैं और इनकी पहचान के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग बेहद अहम है। जीनोम सीक्वेंसिंग किसी वायरस का बायोडेटा होता है। वायरस किस तरह का है, कैसा दिखता है, इन सभी चीजों की जानकारी हमें जीनोम के जरिए मिलती है। इसी वायरस के विशाल समूह को जीनोम कहा जाता है। वायरस के बारे में जानने की प्रोसेस को जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं, जिससे हमें कोरोना के नए स्ट्रेन के बारे में पता चलता है। Sequencing is telling us a lot more about this virus in real time than we've known in previous outbreaks. In fact, for many diseases, we really don't have this kind of genomic information that we have. So it's a good thing because we can keep up with the evolution of the virus, but we also need to take a balanced approach. And as Maria said, whatever the variant, the basic modes of transmission and the clinical illness remain the same and the public health measures remain the same. कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के लिए भारत में कोशिश लगातार हो रही है, लेकिन नए स्ट्रेन और वेरिएंट इसमें बड़ी रुकावट बन सकते हैं। नए स्ट्रेन को लेकर पैनिक भी ज्यादा है। अभी भारत में यूके वेरिएंट ने तबाही मचाई है। ज्यादातर जिंदगी इसी वेरिएंट से निकले डबल म्यूटेंट ने ली है। अब तीसरा वेरिएंट बंगाल स्ट्रेन तेजी से फैल रहा है। डर है कि तीसरी वेव में कौन सा वेरिएंट बड़ा खतरा बनने जा रहा है। क्या एएमयू स्ट्रेन तीसरी लहर की बुनियाद बन सकता है? यह बड़ा सवाल है। पिछले वर्ष के मुकाबले कई गुना ज्यादा इन्फेक्शस है और उसी वजह से हम देख रहे हैं कि कितना एक घर में एक मेंबर इफेक्ट हो, पूरी फैमिली, पूरा फ्लोर और जो हाउसिंग सोसाइटीज में सारे फ्लैट्स इफेक्ट हो रहे हैं। तो ये इन्फेक्शस है। तो ये जो डिफरेंट सिटीज में स्ट्रेन है, मेरी विनती ये है कि हम हर स्ट्रेन से रोज और ज्यादा पैनिक करने और भयभीत होने की जगह एक मूल फॉर्मूले पे ध्यान रखें कि इसके कोई भी स्ट्रेन हो, उसको हमारे शरीर में जाने के लिए यही रास्ता है, हमारी नाक। और अगर हम नाक, मुंह और थोड़ी को अच्छी तरह प्रोटेक्ट करके रखें, एक मास्क से और लोगों से दूरी बनाए रखें, एक बंद कमरे में ज्यादा लोग इकट्ठे ना हो, ये 4 फॉर्मूले अगर हम रिजिडली, रिलीजियसली प्रैक्टिस कर लें तो एएमयू अलीगढ़ स्ट्रेन से लेकर इंग्लिश स्ट्रेन तक हर स्ट्रेन का हम सामना कर सकते हैं। पैनिक की एक और बड़ी वजह यह भी है कि अप्रैल के आखिरी हफ्ते में दुनिया भर में जितने कोरोना के केस आए, उसमें आधी तादाद भारतीयों की थी। रोज मरने वालों की तादाद के फिगर भारत से सबसे ज्यादा आ रहे हैं। भारत में रोज 3,500 से 4,000 लोगों की मौत हो रही है। ग्लोबल लेवल पर डेथ फिगर्स में 1/4 मौत भारत में हो रही है। अप्रैल महीने में सरकारी आंकड़े कहते हैं कि करीब 45,000 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। 10 मई तक के सरकारी आंकड़े कहते हैं कि मई के पहले 10 दिनों में 35,000 से ज्यादा लोग मरे हैं।
वैक्सीन का पहला शॉट लेने से आपको कोई इम्यूनिटी नहीं मिलती। इम्यूनिटी हमारी आती है दूसरा शॉट लेने के 2 हफ्ते के बाद। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे वैक्सीनेशन ड्राइव में पहला शॉट लिया था और पिछले 1 महीने में उनको कोरोना का संक्रमण हुआ है। कई लोग ऐसा सोच रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं वैक्सीन से हुआ है या वैक्सीन के बावजूद हुआ है। तो मेरी उनसे विनम्र विनती है कि ना तो ये वैक्सीन से बात की वजह से हुआ है, ना ये आप सोचें कि ये वैक्सीन का फेलियर है। 1 डोज से कुछ नहीं होता, सेकेंड डोज के 2 हफ्ते बाद प्रोटेक्शन आता है। 30-35% लोगों को फिर भी सेकेंड डोज के 2 हफ्ते बाद भी इंफेक्शन होगा, लेकिन जो मूल चीज यह है कि उन लोगों को मोस्टली इंफेक्शन माइल्ड होगा, उन्हें सीरियस वेंटिलेटर वाला नहीं होगा। और कुछ हफ्ते पहले तो हम ये कह रहे थे कि शायद मृत्यु 0% है, लेकिन अभी हाल ही में कुछ केसेस आए हैं, तो हम ये कहेंगे आज मॉडिफाइड कि मृत्यु का चांस बहुत कम है। इसलिए वैक्सीन लगवाने में फायदे ही फायदे हैं, नुकसान 0 है। अभी तो एमयू वेरिएंट होने का सिर्फ शक है, लेकिन अगर ये सच हुआ तो कोरोना के एक और वेरिएंट से देश को निपटना होगा। अभी तो देश में आंध्र प्रदेश वेरिएंट का खौफ बहुत हाई है। कुछ ही दिन पहले भारत में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट सामने आया, जिसका नाम है एपी स्ट्रेन। वैज्ञानिकों के रिसर्च में यह साफ हुआ कि यह वेरिएंट 15 गुना ज्यादा संक्रामक है। इस स्ट्रेन से संक्रमित लोग 3 से 4 दिन में ही गंभीर हालत में पहुंच जा रहे हैं। यह वेरिएंट B1.617 और B1.618 वेरिएंट से ज्यादा ताकतवर है। भारत में वायरस के कई स्ट्रेन फैले हुए हैं। पश्चिम बंगाल से आया ट्रिपल म्यूटेंट का वेरिएंट बंगाल स्ट्रेन तेजी से बढ़ा है। हालांकि इस म्यूटेंट के बारे में अभी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक आंध्र स्ट्रेन की तरह बंगाल स्ट्रेन बाकी मौजूदा स्ट्रेन से ज्यादा खतरनाक है और बहुत तेजी से फैल रहा है। और अब एएमयू स्ट्रेन भी परेशानी बढ़ा सकता है। अभी तक ट्रिपल म्यूटेंट वाले आंध्र वेरिएंट और बंगाल स्ट्रेन के लिए जिन राज्यों के सैंपल टेस्ट किए गए, उनमें महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ शामिल हैं। इनमें महाराष्ट्र, दिल्ली और पश्चिम बंगाल से मिले कई सैंपल में यह स्ट्रेन पाया गया है। ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट तब बनता है जब वायरस के 3 म्यूटेशन मिलकर एक नया वेरिएंट बनाते हैं, जो शरीर पर पिछले स्ट्रेन की तुलना में तेजी से फैलते हैं और इम्यून सिस्टम पर हमला करके उसे जल्दी बीमार कर देते हैं। ट्रिपल म्यूटेंट वाले वायरस से संक्रमित मरीजों में बुखार 6 से 7 दिन तक रहता है और टेम्परेचर 102 से ऊपर चला जाता है। ऐसे में फेफड़ों में संक्रमण तेजी से फैलता है। इससे ऑक्सीजन लेवल गिरना शुरू हो जाता है। ये स्ट्रेन दिल्ली और महाराष्ट्र के बाद कई राज्यों में तेजी से फैले हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि बंगाल और आंध्र स्ट्रेन में जो वेरिएंट पाया गया है, वो इसे इम्यून सिस्टम से बाहर निकालने में मदद करता है और इससे और ज्यादा तेजी से संक्रमण होता है। CSIR में इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी में रिसर्च कर रहे डॉक्टर विनोद सकारिया ने आंध्र और बंगाल स्ट्रेन के बारे में बताया कि ये यूके स्ट्रेन, ब्राजीलियाई स्ट्रेन और दक्षिण अफ्रीकी स्ट्रेन से भी ज्यादा खतरनाक है। अभी तक बंगाल स्ट्रेन को लेकर बहुत ज्यादा बेचैनी है, क्योंकि अभी तक जो मरीज आ रहे हैं वो डबल म्यूटेंट वाले स्ट्रेन से संक्रमित हुए हैं। बंगाल स्ट्रेन ट्रिपल म्यूटेंट वाला वायरस है। ना सांस फूली, ना फीवर आया, ना खांसी सर्दी और ना ही स्वाद और सुगंध का जाना, फिर भी 24 घंटे में ऑक्सीजन लेवल 50 तक पहुंचा। ऐसे में कोई कैसे पहचाने कि उसे हैप्पी हाइपोक्सिया हो गया है? हाइपोक्सिया टर्म है मेडिकल टर्म के अनुसार, जिसमें कि जब बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो स्पेशली नॉर्मल इंसान में तो हम ऐसा मानते हैं 97 to 98% होता है, परंतु कोविड के इस इन्फेक्शन में जब हम लोग 94% या उससे कम जब होता है, तो इस प्रकार के 90 से 94 वाली जो टर्म है उसको हम आप हैप्पी हाइपोक्सिया कह सकते हैं। लेकिन हाइपोक्सिया का बेसिक मतलब ये हुआ कि जब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल 94% से कम होता है तो वो एक प्रकार का हाइपोक्सिया माना जाता है। कोरोना की दूसरी लहर से देश में त्राहिमाम मचा हुआ है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस बार संक्रमण इस कदर लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है कि उन्हें पता भी नहीं लग रहा कि कब इसके गिरफ्त में आ गए हैं। मरीज में ऑक्सीजन का स्तर गिरता है, पर इसका आभास उसे नहीं होता है। इसकी एक मिसाल है हैप्पी हाइपोक्सिया। इसमें शरीर में वायरल लोड तो होता है और उसकी वजह से फेफड़ों को नुकसान भी पहुंचता है। ऑक्सीजन का स्तर नीचे जाता है और नजर न रखें तो 50% तक भी पहुंच सकता है। कोविड से जो भी इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं उन सभी को ये एडवाइस दी जाती है कि आप
हर 4 घंटे के अंतराल से अपने घर में रहते हुए अपने सैचुरेशन को मापें। वो इसलिए जरूरी होता है क्योंकि इस बार की वेव में जो देखने को मिल रहा है वो ये होता है कि जो बहुत सारे लोग, हम लोग अक्सर ये कहते हैं कि माइल्ड डिजीज वाले जो पेशेंट होते हैं वो आगे चल के बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, लेकिन इस बार की विरुलेंस वो इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि अब की बार क्या हो रहा है कि जो भी व्यक्ति कोरोना से इन्फेक्ट होता है उसके अंदर जो वायरल का जो लोड है, वायरस का जो लोड है, नंबर ऑफ वायरसेस जो है वो बहुत ज्यादा है। वायरल लोड ज्यादा होने के नाते क्या होता है कि उसकी इन्फ्लेमेशन या वायरस के द्वारा शरीर पे किया गया अटैक बट नेचुरल अपेक्षाकृत पिछली वेव की अपेक्षा ज्यादा हो रहा है। कोरोना के मामूली लक्षण होने पर मरीज इससे हल्के में ना लें। हर घंटे पल्स ऑक्सीमीटर में आप अपना ऑक्सीजन लेवल नापते रहें। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 94 से कम होता है तो तुरंत इसकी अपने डॉक्टर्स को जानकारी दें, और अगर ऑक्सीजन लेवल 90 से भी कम हो जाता है तो अस्पताल में भर्ती हो जाए। कई बार जब लोगों का सैचुरेशन मैंने देखा है 80, 75, 70 तक भी आ गया है और उनको किसी तरह की सांस फूलना या कोई ऐसा सिम्टम नहीं हुआ, और फिर एक लेवल ऐसा आता है जहां वो बिल्कुल क्रिटिकल लेवल पे पहुंच जाते हैं और तब वो चेक करते हैं और सडनली पता लगता है अरे ये तो 65 है। अब वो बहुत ही घातक स्थिति होती है। इसीलिए हम बार बार विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि आपका माइल्ड हो, मॉडरेट हो, सीवियर हो, आप एक पल्स ऑक्सीमीटर अवश्य लें और हर घंटे में एक बार प्रॉपर तरीके से पल्स ऑक्सीमीटर से अपना ऑक्सीजन जरूर चेक करते रहे, और कभी भी 94 से कम हो तो तुरंत डॉक्टर को संपर्क करें, क्योंकि सांस फूलने का इंतजार किया तो ये हैप्पी हाइपोक्सिया वाले केसेस मिस हो जाएंगे और ये भी सडन डेथ का आजकल एक कारण है। ज्यादातर रिसर्चर और मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक हैप्पी हाइपोक्सिया के मरीजों में सांस लेने में तकलीफ, कमजोरी, घबराहट, पसीना आना, चक्कर आना और आंखों के सामने अंधेरा छा जाने जैसे लक्षण होने लगते हैं। मरीजों के फेफड़ों में खून की नसों में थक्के जम जाते हैं। इसे ही हैप्पी हाइपोक्सिया का प्रमुख कारण माना जाता है। इन्फेक्शन होने पर शरीर में सूजन बढ़ती है, इससे सेलुलर प्रोटीन रिएक्शन तेज हो जाती है, तब खून के थक्के बनने लगते हैं। इससे फेफड़ों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती और खून में ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होने लगता है। अगर किसी व्यक्ति का 90 to 94% के बीच में अगर सैचुरेशन रहता है और उसी के साथ कोरोना की दूसरे सिम्टम्स हैं जैसे कि खांसी, जुकाम, बुखार, लिथार्जीनेस और कोई प्रकार की प्रॉब्लम जैसे कि छाती में कोई सांस लेने में तकलीफ का होना, तो ये एक मॉडरेट डिजीज कहलाती है। लेकिन जिन व्यक्तियों का सैचुरेशन 90% से नीचे है वो एक सीवियर कैटेगरी के कोविड इन्फेक्शन के मरीज माने जाते हैं। और इसमें डिक्टम सिंपल है, वो ये है कि जिन लोगों का सैचुरेशन 94% से नीचे होता है वो मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी में माने जाते हैं और उन मरीजों को तुरंत डॉक्टरी सलाह के साथ जरूरत पड़ने पर अस्पताल में एडमिट हो जाना चाहिए। कोरोना वायरस का म्यूटेंट लगातार कैरेक्टर बदल रहा है। ऐसे में हल्का बुखार, खांसी या थ्रोट में खुजली होने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह से दवाई शुरू कर देना चाहिए। कई मरीज शुरुआत में इसे वायरल फीवर मानकर टालते हैं और जब ट्रीटमेंट शुरू करने में देरी करते हैं, लेकिन ये उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।